नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं अपने सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर की सब्जेक्ट के बारे में, और वो सब्जेक्ट है साथियों अपने रबी क्रॉप्स एग्रोनॉमी सब्जेक्ट। इसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। लगातार स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है इस सब्जेक्ट में कि सर हमने पढ़ तो लिया, पढ़ने के बाद में हम जब ओल्ड पेपर उठाकर देखते हैं ना तो उसमें तो अजीब अजीब के क्वेश्चन आते हैं जो हम पढ़ते ही नहीं है। तो साथियों, आज अपन इसके बारे में चर्चा करेंगे। एग्रोनॉमी सब्जेक्ट का जितना भी आपके अंदर डर है कि हम कैसे पढ़े, कम टाइम में कैसे अपन अच्छे से अच्छे स्कोर करें, इसके साथ ही कम से कम टाइम में ऐसा फॉर्मेट पढ़े जो आपको पता है कि इसमें डाटा आते हैं। जैसे गेहूं है, अब गेहूं की बीज दर, बॉटनिकल नेम वगैरह, अब ये तो आप तुक्के नहीं लगा सकते, सही, ये तो आपको कंफर्म याद होना चाहिए। तो कुछ पॉइंट्स की अपन चर्चा करेंगे जो कि आपको कंफर्म याद होनी चाहिए, और बाकी का अपना जो एक फॉर्मेट है उस फॉर्मेट की अपन चर्चा करेंगे। वो आपके लिए रामबाण होगा, क्योंकि अपने को पता है कि अपन सभी सब्जेक्ट्स की, जैसे मान लो क्रॉप्स है अपने लगभग कितनी है, लगभग अपन बात करें तो 40-50 क्रॉप्स है। अब उन 40-50 क्रॉप्स का क्या अपन पर्टिकुलर डाटा कंप्लीट याद कर सकते क्या? एज इट इज कंप्लीट याद नहीं कर सकते। अब उसमें कुछ तो फॉर्मेट भी होता है, उस फॉर्मेट में ही अपने को डालना होता है किसी भी क्रॉप को, और जो मेन डाटा है वो अपने को क्या करने होते हैं, याद करने होते हैं। तो आज उस फॉर्मेट की भी अपन चर्चा करेंगे। अलग से जो क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे कि कहां से और कैसे पढ़े, क्योंकि ये आपकी एग्जाम की शुरुआत है। एग्रोनॉमी सबसे पहली सब्जेक्ट है, तो इसको किस प्रकार से पढ़ना है, कैसी रणनीति बनानी है, क्योंकि आपको पता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। क्योंकि आप सभी को पता है फर्स्ट एग्जाम है, फर्स्ट एग्जाम में अगर अच्छा स्कोर करोगे तो आपके लिए क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको भी मोटिवेशन मिलेगा कि ये पेपर अच्छा हुआ तो मेरे को आगे के पेपर भी क्या करने हैं, अच्छे करने हैं। तो अपन कंप्लीट क्या करने वाले हैं साथियों, चर्चा करने वाले हैं कि एग्रोनॉमी को अपने को किस प्रकार से पढ़ना है कि अपन एग्जाम में अच्छे से अच्छे स्कोर कर सके और अपनी ओजीपी को क्या कर सके साथियों, इंप्रूव कर सके। अब मैं आपको पहले ही समझा देता हूं कि एंड तक अगर आपको बीच में ही ऐसे लग रहा है ना कि इसमें पूरा नहीं करवाएंगे सर और कुछ ना कुछ चीजें छोड़ देंगे, कोई भी चीजें छोड़ी नहीं जाएगी। कंप्लीट आपको एक वर्गीकरण करके, जैसे अपनी कोई भी सब्जेक्ट है उसकी पहले रणनीति बनाएंगे अपन कि किस प्रकार से अपन इसको क्रैक करेंगे, इस एग्जाम को बढ़िया तरीके से अपन स्कोर करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं कि ये तो बीएससी एग्रीकल्चर की तो सब्जेक्ट है, क्या इसमें भी अपने को कोई रणनीति अपनानी होती क्या? इसमें तो ऐसे ही पास कर देंगे। पर साथियों, मैं एक ही चीज बोलूंगा, कितनी भी छोटी से छोटी एग्जाम दे लेना, बड़ी से बड़ी एग्जाम दे लेना, उसकी अगर अच्छी रणनीति आप बनाते हो ना तो अच्छा स्कोर कर सकते हो, वरना ऐसी सब्जेक्ट में भी बैक लग जाती है बहुत सारे स्टूडेंट्स के। तो ऐसी सब्जेक्ट अपने को पता है, अपने को लगभग डाटा याद भी है, तो उस सब्जेक्ट में तो अपन एक अच्छा स्कोर करें। तो साथियों, अपन इस सब्जेक्ट को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले किस प्रकार से डिवाइड करेंगे? सबसे पहले अपन डिवाइड करेंगे 3 भागों में। 3 भागों में सबसे पहला आएगा साथियों अपने एक फॉर्मेट। क्या आएगा? फॉर्मेट आएगा। मतलब अपने को एक किसी भी क्रॉप का, मतलब रबी की जो फसलें है ना, रबी की फसलों का मैं एक क्रॉप का आपका क्या बता दूंगा, फॉर्मेट बता दूंगा। उस फॉर्मेट को आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से लिखना है। फॉर्मेट हो गया। इसके बाद में सेकंड चीज आती है साथियों, एक चार्ट आपको याद करना है। अब कि सर ये चार्ट हमारे को ही बनाना पड़ेगा क्या? नहीं, आपको बिल्कुल भी नहीं बनाना है, बनाया हुआ है उसको ही आपको क्या करना है, याद करना है कि सर चार्ट में क्या क्या चीजें होगी। जैसे किसी भी सब्जेक्ट का बॉटनिकल नेम, फैमिली, उसकी बीज दर वगैरह, 3-4 उपज वगैरह, ये 3-4 जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको उस चार्ट में कंप्लीट सब जो अपनी क्रॉप्स है उनके याद करने हैं। इसके साथ में ही थर्ड क्या आ जाता है, थर्ड अपना आ जाता है पेपर। क्या आ जाता है? अपने जो पेपर्स है, ओल्ड पेपर्स है, ओल्ड पेपर्स में डेफिनेशन आती है, कुछ अजीब अजीब क्वेश्चन आते हैं, उनको अपने को देखना है कि सर हम ये देखेंगे कहां से। देखो फॉर्मेट में अभी कंप्लीट आपको बताऊंगा,
कंप्लीट आपको समझाऊंगा पूरा, आपको किस प्रकार से कोई भी क्रॉप आ जाए तो किस प्रकार से अपन उसको पढ़ सकते हैं, किस प्रकार से अपन उस एग्जाम में उस क्रॉप के बारे में लिख सकते हैं, वो फॉर्मेट के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद में आता है चार्ट। आपको चार्ट अवेलेबल हो जाएगा ऐप पर, उसमें आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। उस चार्ट से आपको क्या करना है, पढ़ना है। मतलब चार्ट में सभी सब्जेक्ट्स के जो डाटा है, वैसे तो जेट वगैरह में आपने याद किए होंगे, याद भी होंगे बहुत सारे। अगर कुछ याद नहीं है तो वो आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। कि सर पेपर का सॉल्यूशन आपको ऐप पर मिल जाएगा, वो भी आपको क्या करना है, याद करना है। उसकी आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। क्या अवेलेबल हो जाएगी, पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। कि सर इसके बाद में तो हमारे कुछ बचा ही नहीं, हमारे जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स में कुछ बचा ही नहीं। सही, हम तो एक ही चीज देखेंगे कि पेपर देखेंगे, कोई भी पिछला पेपर देखेंगे, क्या सोल्व हो सकता है इन तीनों चीजों से? बिल्कुल हो सकता है। इसमें क्या आते हैं, बड़े क्वेश्चन आते हैं। बड़े क्वेश्चन में क्या करोगे, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग चार्ट में आपको मेन डाटा याद ही है, उसको कहां पर रखोगे, चार्ट के डाटा को रखोगे फॉर्मेट में, और वो क्रॉप से क्या हो जाएंगे, बड़े क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके बाद में आता है, इन दोनों से हो गए बड़े क्वेश्चन। इसके बाद में ओल्ड पेपर्स में जो छोटे छोटे क्वेश्चन आ रखे हैं, वो क्वेश्चन किससे हो जाएंगे, ओल्ड पेपर्स के सॉल्यूशन से हो जाएंगे। फिर बचा ही क्या है, इतना पढ़ लिया और बहुत कम टाइम में। ये तो बस आपको ओनली क्या करना है, ये ओनली इस क्लास में ही आपको लगभग क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। इसके बाद में बात आती है चार्ट की। चार्ट में लगभग आपको याद होगा, कुछ आपको डाटा याद नहीं है, वो याद करना है और एक बार इसको याद करना है, बस। इसके बाद में लगभग अगर बात करें ना, एक एक्टिव स्टूडेंट अगर अच्छे तरीके से पढ़ना चाहे तो 5 से 7 घंटे में आराम से पढ़ सकता है, 5 से 7 घंटे में अच्छा स्कोर कर सकता है। तो इस रणनीति के तहत इस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, पूरी चर्चा करेंगे। इसके साथ ही मैं आपको बता देता हूं, ये आपकी एक ही सब्जेक्ट नहीं है, आपकी अभी तो एग्जाम की शुरुआत हुई है। एग्जाम के एंड तक आपको क्या किया जाएगा, कंप्लीट सब्जेक्ट के बारे में गाइड किया जाएगा। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। कितनी भी हार्ड से हार्ड सब्जेक्ट हो, कितनी भी इजी सब्जेक्ट हो, अगर कोई भी पॉइंट होगा उसको अपन चर्चा करेंगे। सही, इसके साथ ही मैं बता देता हूं, एंड तक बने रहने के लिए आपको पता है कि आगे की कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन आएगा, आपको चैनल पर सब्सक्राइब करोगे और उसको नोटिफिकेशन को ऑन रखोगे, तब नोटिफिकेशन आ जाएगा, कोई भी वीडियो अपन ऐड करेंगे। इसके साथ ही एक काम करना है आपको, ये मोबाइल नंबर है 8690596638। इन नंबरों पर क्या करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। क्या करना है, व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। और व्हाट्सएप पर मैसेज किस नाम से करोगे, आपका नाम लिखना है, आपकी कॉलेज का नाम लिखना है, ताकि नंबर आपके सेव किए जा सके। और इसके बाद में जैसे ही कोई भी नई वीडियो अपन ऐड करते हैं, या कोई भी अपन जैसे मान लो कोई भी ओल्ड पेपर में आपका कोई भी हार्ड कोई पॉइंट है, उसके अपन स्टेटस वगैरह पर अपन शेयर कर देते हैं उसका आंसर वगैरह, तो आप इन पर आराम से एंड तक क्या हो जाना, ऐड हो जाना, मैसेज इन पर व्हाट्सएप पर कर देना। इसके बाद में आपको क्या आ जाएगा, जो भी अपना जो भी डाटा है, कोई भी न्यूज होगी वो आपको सबसे पहले दी जाएगी। और इसके साथ ही कोई भी वीडियो होगी नहीं भी आपके सिलेबस से रिलेटेड, उसको बताया जाएगा। तो इन नंबरों पर आप क्या कर सकते हो, मैसेज करके जुड़ सकते हो ब्राइट एग्रो क्लासेस के प्लेटफॉर्म से। अब अपन सबसे पहले किसके बारे में चर्चा करेंगे, सबसे पहले फॉर्मेट के बारे में चर्चा करेंगे। किसके बारे में चर्चा करने वाले हैं, फॉर्मेट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। एग्जाम्पल मान लो गेहूं की फसल आ जाती है, गेहूं की फसल का आपको क्या पूछता है, वर्णन पूछता है, तो उसको किस प्रकार से आप को लिखना है। अब सबसे पहले यहाँ पर खरीफ की क्रॉप लिखा हुआ है, तो इसको कट कर देना। यहाँ पर क्या आ जाएगी, रबी क्रॉप। क्या आ जाएगी, रबी क्रॉप आ जाएगी। सबसे पहले कोई भी अगर क्रॉप आती है ना, तो उस क्रॉप का चाहे इंट्रोडक्शन आपको पूछे या नहीं पूछे, पर आपको लिखना है। सबसे पहले पॉइंट डालोगे, क्या हेडिंग डालनी है, ब्लैक पेन से क्या किस नाम से डालोगे, इंट्रोडक्शन के नाम से। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बॉटनिकल नेम लिखना है। गेहूं का है तो गेहूं का बॉटनिकल नेम लिख दोगे, फैमिली लिखनी है, इसके साथ ही 2n मतलब क्रोमोसोम नंबर लिखने हैं, इसके साथ ही उसका पुष्प क्रम और उसका फल का प्रकार क्या है, ये आपको डाटा मेंशन करना है। अब स्टूडेंट्स के एक डाउट आएगा कि सर ये पुष्प क्रम, ये फल का प्रकार और ये क्रोमोसोम नंबर, हमारे को बहुत सारी क्रॉप्स ऐसी होती है उनका याद ही नहीं होता है, तो वहां पर आपको क्या करना है, वहां पर इनको स्किप कर देना है।
मतलब फल का प्रकार याद नहीं है, इसको स्किप कर दो, बाकी इंट्रोडक्शन में आप पॉइंट्स लिख दो। तो कोई भी क्रॉप आ जाए उसका सबसे पहले क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन लिखोगे, इंट्रोडक्शन में आ जाएगा। इसके बाद में आपको पूछा जाता है ओरिजिन प्लेस। क्या पूछा जाता है, ओरिजिन प्लेस पूछा जाता है। उसमें हम क्या करें कि सर ओरिजिन प्लेस पूछा जाता है, जैसे हम बात करें कोई भी है, जैसे चाइना किसी भी क्रॉप का क्या है उत्पत्ति स्थान है, चीन क्या है उत्पत्ति स्थान है, तो हम तो सीधा लिख देते हैं चीन लिख देते हैं, पर वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। ऐसे तो आप एक पेज में ही पूरी क्रॉप को क्या कर दोगे, नोट डाउन कर दोगे। तो इस प्रकार से आपको नहीं लिखना है। सबसे पहले ओरिजिन प्लेस लगाकर एरो लगाकर क्या लिखोगे, जैसे एग्जाम्पल मैंने मूंगफली का लिख रखा है। अब मूंगफली का जो अपन बात करें ना ओरिजिन प्लेस, तो वो ब्राजील है, पढ़ जानते हैं। ब्राजील या दक्षिणी अमेरिका दो माने जाते हैं इसके ओरिजिन प्लेस, मेनली ब्राजील माना जाता है। तो इसमें है कि मूंगफली का उत्पत्ति स्थान अधिकांश वैज्ञानिकों विद्वानों के अनुसार क्या है, दक्षिणी अमेरिका है, और कुछ विद्वान इसको क्या मानते हैं, ब्राजील भी मानते हैं। तो अगर आपको दो नहीं याद है, एक ही याद है, तो आपको क्या लिखना है, जैसे कोई भी है, जैसे मूंगफली का उत्पत्ति स्थान जो अधिकांश विद्वान है उनके अनुसार क्या है, ब्राजील है। इस प्रकार से आपको ओरिजिन प्लेस लिखना है, वो भी थ्योरी के अकॉर्डिंग, क्योंकि अपने को ओनली कोई ऑब्जेक्टिव टाइप का या कोई रिक्त स्थान टाइप का कोई पेपर नहीं है, अपना थ्योरी टाइप का क्वेश्चन आता है, बड़ा क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको इस प्रकार से लिखना है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है डिस्ट्रीब्यूशन। क्या आता है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन की सबसे पहले क्या डालनी है, हेडिंग डालनी है कि सर डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे को सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम की कोई जरूरत नहीं है, किस प्रकार से लिखना है। सबसे पहले देखो, सबसे पहले मैंने धान का एग्जांपल लिया है। किसका लिया है, धान का एग्जांपल लिया है। इसमें सबसे पहले क्या लिखोगे, क्षेत्रफल, फिर उत्पादन, फिर उत्पादकता। तीनों में मैं अंतर भी बता देता हूँ। एरिया, जैसे कोई भी क्रॉप है, गेहूं की क्रॉप है, अब गेहूं की क्रॉप में आपका कितना क्षेत्रफल पर आप उसको बो रहे हो, तो क्षेत्रफल कहां पर सर्वाधिक है ये आ जाएगा। दूसरा आता है उत्पादन। उत्पादन कैसे होता है, जैसे ये पंजाब है, पंजाब का टोटल उत्पादन देखेंगे, ये अपने क्या है, ये अपने जैसे कोई अदर स्टेट है उसका उत्पादन देखेंगे, ऐसे अदर स्टेट के क्या देखेंगे, ओनली प्रोडक्शन देखेंगे, टोटल कितना प्रोडक्शन हो रहा है। फिर आती है उत्पादकता। उत्पादकता क्या आती है साथियों, प्रोडक्टिविटी क्या आती है, जैसे राजस्थान में प्रति हेक्टेयर कितना उत्पादन प्राप्त हो रहा है। इसके साथ ही अपन बात करें, जैसे पंजाब है, पंजाब में प्रति हेक्टेयर कितना प्राप्त हो रहा है, तो प्रति हेक्टेयर कितना प्राप्त हो रहा है वो क्या है, प्रोडक्टिविटी है। क्या है, प्रोडक्टिविटी है। और प्रोडक्शन क्या है, टोटल पूरे स्टेट में कितना प्रोडक्शन हो रहा है वो उत्पादन है, वो प्रोडक्शन है। और प्रति हेक्टेयर कितना हो रहा है वो उत्पादकता है। तो इसमें धान में सबसे पहले एग्जांपल लिया, क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसका है, भारत का है, और सेकंड किसका आ जाएगा, चीन का। इसके साथ ही उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक किसका आ जाएगा, फर्स्ट पर चीन का आ जाएगा, और फिर किसका आ जाएगा, भारत का आ जाएगा। उत्पादकता की बात करें, प्रोडक्टिविटी की बात करें तो अमेरिका और इसके साथ ही जापान। अगर आपको पूछ ले प्रोडक्टिविटी किस में मापी जाती है, तो प्रति हेक्टेयर में मापी जाती है। किस में मापी जाती है साथियों, प्रति हेक्टेयर में मापी जाती है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। वो तो हो गया अपने विश्व में, विश्व में डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब आता है अपने किस में, भारत में डिस्ट्रीब्यूशन। भारत में डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से, क्षेत्रफल, पहले क्षेत्रफल, फर्स्ट क्या आ जाएगा, धान का पश्चिम बंगाल आ जाएगा, सेकंड क्या आ जाएगा, यूपी आ जाएगा। इसके साथ ही उत्पादन की बात करें तो उत्पादन सब सर्वाधिक कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है, और इसके साथ ही उत्पादन सेकंड किस में है, यूपी में है। उत्पादकता सर्वाधिक किसकी है, पंजाब की। सर्वाधिक किसकी है, पंजाब की। अगर सर ये हमारे को विश्व का नहीं पता है, हमारे को ओनली भारत का पता है, तो भारत का भी लिख सकते हो आप, सही। और भारत का भी नहीं पता है तो आप राजस्थान का भी लिख सकते हो। तीनों में से कोई भी आपको दो याद है तो दो लिख दो, एक याद है तो एक लिख दो। अब यहाँ पर कि सर ये सेकंड पोजीशन लिखना जरूरी है क्या, कोई जरूरी नहीं है। अगर आपको फर्स्ट याद है तो ओनली फर्स्ट लिख दो। इसके बाद में आता है अपने राजस्थान में। राजस्थान में ऐसे मान लो कि पर्टिकुलर आपको एरिया नहीं पता है कि इस एरिया में खेती होती है, पर आपको ये तो पता है कि इस दिशा के स्टेटों में जो अपने डिस्ट्रिक्ट है उनमें ज्यादा खेती होती है। जैसे अपन बात करें, कोई भी धान की बात करें तो धान की खेती
बूंदी में सर्वाधिक की जाती है। इसके अलावा कोटा, बूंदी, हनुमानगढ़, श्री गंगानगर जिलों में भी इसकी क्या की जाती है, खेती की जाती है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है कि राजस्थान में इसकी खेती कोई भी है तो जिस जिला का अगर पता है कि इस जिला में सर्वाधिक होती है तो उस जिले का नाम लिखना है। इसके बाद में उसके आसपास के जिले जहां पर इसकी खेती की जाती है उसको आपको लिखना है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है सोइल। अब सोइल में कि सर सोइल जैसे मान लो कोई भी अपने मृदा है। अब मूंगफली की बात करें तो बलुई दोमट आती है। क्या आती है? बलुई दोमट। क्या हम ओनली बलुई दोमट लिख दे क्या? मतलब ओनली बलुई दोमट लिख दे तो हमारे अच्छे नंबर आएंगे क्या? नहीं आएंगे। आपको किस प्रकार से लिखना है ध्यान से देखो। देखो एग्जाम्पल मैंने लिया है सोयाबीन का। सोयाबीन के लिए अच्छे जल निकास युक्त ये लाइन आपको ऐड करनी है, क्योंकि ऐसे नहीं है कि किसी में भी जल निकास की युक्त मृदा नहीं चाहिए, जल निकास युक्त मृदा ही चाहिए सबको। तो देखो इसमें सोयाबीन के लिए अच्छे जल निकास युक्त दोमट व काली मृदा ब्लैक कॉटन सॉइल उपयुक्त मानी जाती है। किसके लिए? सोयाबीन के लिए। जिसका पीएच मतलब ये ऐसे नहीं है कि इसके लिए स्पेसिफिक है, इसके लिए स्पेसिफिक ओनली ये काली मृदा ही है, सही। इसके अलावा लगभग में दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। तो आप उस जगह क्या लिखोगे? कोई भी क्रॉप का नाम लिखकर अच्छे जल निकास युक्त दोमट मृदा क्या रहती है? उपयुक्त मानी जाती है। जिसका पीएच, अब पीएच की बात करें तो दो चार ही फसल है जो कि किस में होती है? अम्लीय पीएच पर होती है, जैसे धान वगैरह। इसके अलावा बाकी सभी किस पर होती है? उदासीन पीएच पर होती है। लगभग 6.5 से 7.5 पीएच, लगभग कितना? 6.5 से 7.5 पीएच उपयुक्त माना जाता है। मृदा अच्छी जल धारण क्षमता वाली हो, मतलब उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या रहनी चाहिए? बढ़िया रहनी चाहिए। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी रहनी चाहिए। इसके साथ ही अपने आता है अच्छी उर्वरता, समतल मृदा होनी चाहिए, अधिक कंकड़ पत्थर नहीं होने चाहिए। तो ये किस में लिखना है? ये आपको कौन से पॉइंट में लिखना है साथियों? सोइल के पॉइंट में लिखना है। किसके पॉइंट में लिखना है? सोइल के पॉइंट में लिखना है। आई होप आपको समझ में होगा। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट लिख दिया दोमट मृदा, ऐसे नहीं लिखना है। इस प्रकार से पॉइंट बनाकर बढ़िया तरीके से लिखना है। इसके बाद में आता है क्लाइमेट का टॉपिक। अभी क्लाइमेट आती है तो क्लाइमेट में कुछ स्टूडेंट क्या लिख देते हैं, जैसे कोई ट्रॉपिकल का है तो ट्रॉपिकल लिख दिया, सब ट्रॉपिकल लिख दिया, टेम्परेट लिख दिया। पर इस प्रकार से आपको नहीं लिखना है। देखो किस प्रकार से फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखना है। देखो धान की फसल के लिए उष्ण और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। ऐसे ही आप धान की जगह कोई अदर लिख लेना और इसमें अपने जो आर्द्र रबी की फसलें आती है वो आर्द्र और शुष्क जलवायु में मुख्यतः होती है। इसके साथ ही बात करें कि अंकुरण के समय तापमान। अब तापमान का आप ध्यान से देखना कि इसमें तापमान अपन कैसे देखें कि तापमान अपन जैसे कोई भी फसल है, अपने फसल आ जाती है रबी की फसलों में, रबी की फसलों में हम टेम्परेचर किस प्रकार से देखें तो टेम्परेचर ये आ जाएगा। ये आपको अंकुरण के लिए तो 14 से 17 डिग्री सेंटीग्रेड, किसके लिए? रबी की फसलों के लिए ही है। इसके साथ अगर बात करें कि सर यही थोड़े ना लिखे जैसे 2 से 3 आ गई तो इसका रेशियो चेंज कर दो, 12 से 15 कर दो, सही, 15 से 17 कर दो। इस प्रकार से आपको क्या करना है? ये रेशियो लिखना है अंकुरण के लिए। और वृद्धि के लिए बात करें तो 21 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड रबी की फसलों के लिए बता रहा हूं। कितना आ जाएगा? 21 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। और वही पकते समय के लिए, पकते समय मतलब मैच्योरेशन के टाइम भी कितना आ जाएगा? 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। तो ये रबी की फसलों के लिए टेम्परेचर समझ में आया। मतलब 14 से लेके 20 के लगभग तो अंकुरण के लिए समय चाहिए। इसके बाद में 25 से लगभग 20 से 25 किसके टाइम में चाहिए? मैच्योरेशन, और इसके साथ ही ग्रोथ के टाइम में चाहिए। तो ये आपका क्या हो जाता है? टेम्परेचर हो जाता है। इसके साथ ही अगर आपको पूछ ले ऑप्टिमम, ऑप्टिमम टेम्परेचर जरूर लिख के आना। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना आ जाएगा रबी की फसलों के लिए? 21 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना आ जाएगा? 21 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसके साथ ही वर्षा, अगर वर्षा आपको याद है तो वैसे तो 100 से 200 सेंटीमीटर या 80 से 100 सेंटीमीटर के लगभग क्या होती है? वर्षा उपयुक्त रहती है, बेस्ट रहती है। अगर याद है तो अच्छी बात है, या इसको स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद में फसल पकते समय और फूल आते समय मौसम साफ होना चाहिए, सभी को पता है पर लिखते नहीं है। क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि थ्योरी एग्जाम में जितना लिखोगे उतने ही अच्छे नंबर आएंगे।
सही। अब आपको पता है कि फसल पकते समय और फूल आते समय मौसम साफ होना चाहिए, आपको पता है, पर आपने लिखा नहीं तो वो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि आपको ये चीज भी पता है। तो ये भी आपको लिख के आना है कि फसल पकते समय तथा फूल आते समय क्या रहना चाहिए, मौसम साफ होना चाहिए, ये भी आपको क्लाइमेट में लिखना है। इसके साथ ही पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए कितनी जो अपेक्षित आर्द्रता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी बेस्ट रहती है 60 से 70%। इसके साथ ही सीड रेट आपको ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर नहीं लिखनी है, उसी प्रकार से लिखनी है। अगर किसी की दाना वाली और चारा वाली अलग अलग है तो वो अलग अलग लिखनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं, जैसे कोई भी बीज दर है 4 से 5 केजी तो इस प्रकार से लिखे आते हैं, ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। एग्जामिनर ये छोटे छोटे पॉइंट ही देखते हैं, तो इसमें आपको क्या करना है, प्रति हेक्टेयर लगाना है, आगे क्या लगाना है, कितने एरिया के लिए है वो भी आपको मेंशन करनी है। इसके साथ ही एक चीज बताना और भूल गया मैं कि बॉटनिकल नेम जब आया था, तो बॉटनिकल नेम क्या लिखते हैं, जैसे कोई भी आ गया, अपन बात करें कोई भी धान है, धान का ओराइजा सेटाइवा आ गया, अब क्या लिख देते हो, ये ओराइजा सेटाइवा, क्या आ गया, ओराइजा सेटाइवा, क्या आ जाता है, ओराइजा सेटाइवा। ये आपका गलत हो जाता है, क्या हो जाता है साथियों, बिल्कुल गलत हो जाता है ये सर। अब हमने तो पढ़ा है, जब 11th में पढ़ा, 12th में पढ़ा, इसके बाद में जेट में पढ़ा, ओराइजा सेटाइवा ही पढ़ा है। ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। जब भी बॉटनिकल नेम आप लिखते हो तो या तो उसको इटालियन वर्डों में लिखो, या आप कैसे तिरछे वर्डों में। आपने देखा होगा 11th की क्लास में आपके बॉटनिकल नेम लिखने के रूल आए थे, उस टाइम देखा होगा तिरछे वर्डों में लिखा जाता है, तो तिरछे वर्ड तो आप लिख नहीं सकते। ऐसे ही अपने तो राइटिंग में तिरछे वर्ड होते हैं, तो आपको क्या करना है, अंडरलाइन करनी है। जैसे ओराइजा सेटाइवा है ना, उसके अंडरलाइन कर दो, अंडरलाइन करने के बाद में आपका बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। नहीं, एग्जामिनर यही चीज देखता है सबसे पहले अगर आपने ये अंडरलाइन कर नहीं की ना, तो आपका सबसे पहले वो देख ही लेगा उस टाइम ही, अगर 10 का है ना तो वो 4 नंबर दे देगा ऐसे ही देखते ही, क्योंकि आपने सबसे बड़ी गलती तो यहीं पर कर दी। तो ऐसी माइनर चीजें आपको गलती नहीं करनी है। और मैं बता दूं कि 90 ये वीडियो जो देख रहे हैं ना, इनमें 99% स्टूडेंट इसको ओराइजा सेटाइवा, ये देखने से पहले ओराइजा सेटाइवा को ऐसे कैसे ही लिख के आते, कैसे, बस ओराइजा सेटाइवा लिख दिया, अंडरलाइन किए नहीं। तो अंडरलाइन आपको करना है, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। और मैं बता देता हूँ, जो भी अपनी जैसे आगे की एग्जाम होगी, उन एग्जाम के पहले एक वीडियो आएगी, किसी जो भी अपनी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो आएगी, तो उस वीडियो को जरूर देखना। उस वीडियो को देखने का फायदा यही है, जैसे ये माइनर चीजें मैंने बता दी ने, ऐसी चीजें आपको देखनी है, और ऐसी चीजों से ही अपने क्या बढ़ेंगे, अपने मार्क्स बढ़ेंगे। और अब अपन चलते हैं आगे की ओर। ये चीजें पूछी जाती है इंटरव्यू वगैरह में। अब आपको पूछ लेगा कि धान का जो बॉटनिकल नेम है वो लिखकर बताओ, तो वो लिखकर आप इस प्रकार से नॉर्मल तरीके से बताओगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार की छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है अपना बीजोपचार। क्या आता है साथियों, बीजोपचार। अब की सर बीजोपचार में हमारे को कुछ भी नहीं आता, हमारे को बीजोपचार में कुछ भी नहीं आता है, हम जानते ही नहीं है। हम 2-4 जो मेडिसिन है वो जानते हैं, जैसे अपने फ्लूक्लोरेलिन आ गया, पेंडामिथालिन आ गया, ये चीजें थोड़ी सी अपन जानते हैं। इसके अलावा हम जानते ही नहीं है कि बीजोपचार किससे करना है, किससे नहीं करना है। तो आपको एक चीज मैं बता देता हूँ, अगर बीजोपचार का पॉइंट आपको पूछ लिया जाता है ना, तो एक FIR विधि तो आप जानते ही हो, इसके बारे में तो बताकर आओ आप। FIR विधि के बारे में तो बताओ कि जवार दे दिया, जैसे एग्जांपल जवार में कि सबसे पहले फंजीसाइड मतलब कवकनाशी से क्या करेंगे, उपचारित करेंगे जवार के बीजों को। इसके बाद में कीटनाशी से क्या करेंगे, उपचारित करेंगे। इसके बाद में किससे करेंगे साथियों, राइजोबियम से क्या करेंगे, जो भी जैव उर्वरक है उससे क्या करेंगे, उपचारित करेंगे। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपन चलते हैं नेक्स्ट, उन्नत किस्म मतलब जैसे आपको अगर 4 पूछी जाती है ना, एग्जामिनर दे देता है कि 4 उन्नत किस्मों के नाम लिखो, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर देते हैं, 8 से 10 किस्में लिख देते हैं कि हाँ मेरे को तो याद है ना,
मेरे को तो बहुत ज्यादा याद है ना। तो वो पूछ आपको 4 से 5 रहा है, 4 पूछ रहा है, तो आप 5 लिख दो, ज्यादा से ज्यादा 6 लिख दो, 8 से 10 लिखोगे तो वो आपकी क्या है, एक गलती हो जाएगी। क्योंकि एग्जामिनर पूछ रहा है उतना, ऐसे नहीं कि एग्जामिनर को ऐसा थोड़ा ओवर लगे, ओवर नहीं लगना चाहिए। जितनी आपको उन्नत किस्में पूछ रहा है उसके आसपास आपको लिखनी है। इसके बाद में आता है साथियों अपने वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट में सर हमारे को क्या लिखना चाहिए, देखो देखो इसमें आता है कि कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी फसल लिख लेना। जैसे गेहूं की जो सिंचाई की अवस्थाएं हैं वो तो आपको याद ही याद करनी है, क्योंकि वो तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके बाद में आपको क्रांतिक अवस्थाएं, जैसे टेसलिंग, सिल्किंग किस में आता है, मक्के में आता है। ऐसे आपको क्रांतिक अवस्थाएं याद होनी चाहिए कुछ क्रॉप्स की, मेन मेन की। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है कि कोई भी क्रॉप का नाम लिख लेना। इसके बाद में कि फसल में 50% मर्दा नमी होने पर सिंचाई करनी चाहिए। मतलब 50% से कम नमी नहीं होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि 50% से ही कम हो गई नमी, ऐसे नहीं होनी चाहिए। 50% नमी होते ही क्या कर देनी चाहिए, इरिगेशन कर देनी चाहिए। और इसके साथ ही बात करें कि ये वर्षा ऋतु को आ गया, खरीफ का ये आपको छोड़ना है। इसके बाद में लिखना है कि शीत ऋतु में या शरद ऋतु में या रबी सीजन में आपको कितने दिनों के अंतराल पर सिंचाई करनी है, 15 से 20 दिन के अंतराल पर। कितने दिनों के अंतराल पर करनी है, 15 से 20 दिनों के अंतराल पर क्या करनी है, सिंचाई करनी है। और इसके साथ ही एक और पॉइंट आता है कि फूल आते समय क्या नहीं करनी चाहिए, सिंचाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फूल क्या हो जाते हैं, जड़ जाते हैं। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है निराई गुड़ाई। निराई गुड़ाई में सर क्या लिखे हम, देखो निराई गुड़ाई में आपको क्या लिखना है, कोई भी फसल का एग्जाम्पल लिखना है, नाम लिखना है कि फसल में 2 से 3 गुड़ाई। अब अपन बात करें ना कि ये जो अपनी क्रॉप्स होती है, इनको जब अपन उगाते हैं रबी सीजन की, तो उनमें 2 से 3 निराई गुड़ाई की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जिसमें फर्स्ट निराई गुड़ाई की बात करें तो वो कब की जाती है, 20 से 25 दिन के अंतराल पर, सॉरी 20 से 25, बुआई के 20 से 25 दिन पर क्या करनी चाहिए, निराई गुड़ाई करनी चाहिए। और 4 से 5 सेंटीमीटर से ज्यादा गहरी निराई गुड़ाई नहीं करनी चाहिए। सेकंड निराई गुड़ाई की बात करें तो इसमें आ जाएगा 40 से 45 दिन के बाद में। और इसके साथ ही यंत्रों की बात करें तो खुरपी और हंसिया की सहायता से क्या करनी चाहिए साथियों, इसमें निराई गुड़ाई करनी चाहिए। अब इसके बाद में आता है खाद उर्वरक। क्या आता है साथियों, खाद उर्वरक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। खाद उर्वरक में एक चीज आपको याद रट्टी लेना इस चीज को, तो कि 1 माह पूर्व क्या देना है आपको, 10 से 15 टन गोबर की खाद, 10 से 15 टन FIM किस में देनी है, अपने खेत में देनी है। क्या अपने खेत में 10 से 15 टन FIM देनी है 1 माह पूर्व। क्यों देते हैं, ताकि वो आसानी से सड़ गल सके मृदा में। इसके साथ में ही बात करें NPK और BGA, मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी, और NPK जिंक वगैरह, फास्फोरस और पोटेशियम। मतलब अगर बात करें ना तो फास्फोरस और पोटेशियम, मतलब फास्फोरस और पोटेशियम ये चीजें आपको ऐड करनी है, वहां पर लिखनी है कि फास्फोरस और पोटेशियम की तो कंप्लीट मात्रा कब देनी है साथियों, ये आपको देनी है कब साथियों, ये आपको तुरंत जब आप बुआई करते हो, बुआई के साथ में ही देनी है। मतलब बेसल डोज के रूप में देनी है। किस रूप में देनी है, बेसल डोज के रूप में देनी है। और नाइट्रोजन की आधी मात्रा, नाइट्रोजन की आधी मात्रा भी किसके रूप में देनी है, बेसल डोज के रूप में। अब आपका एक और क्वेश्चन याद हो गया, बेसल डोज क्या होती है, बुआई के समय जो उर्वरक अपन देते हैं उसको बेसल डोज के नाम से जाना जाता है। और फास्फोरस और पोटेशियम को कंप्लीट को कब दिया जाता है, बुआई के साथ में ही दे दिया जाता है। नाइट्रोजन की आधी मात्रा दी जाती है। इसके बाद में जो नाइट्रोजन की आधी मात्रा बचती है उसको टॉप ड्रेसिंग के साथ में देते हैं। मतलब किसमें देते हैं, टॉप ड्रेसिंग के रूप में देते हैं। तो यही चीजें इसमें है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे अपने आता है कटाई मंडाई। क्या आती है, कटाई मंडाई पॉइंट दे देता है कि सर क्या लिखे कटाई मंडाई में, दराती से क्या कर लेते हैं, उसको काट लेते हैं, अलग कर लेते हैं, ऐसा नहीं लिखना है इसमें। देखो देखो सबसे पहले
मूंगफली का एग्जाम्पल लिया है, इसी के अकॉर्डिंग लिख लेना। मूंगफली की फसल में 75% फलियां पक जाने पर, मतलब जैसे कोई भी आपके फलियों वाली फसल आ जाए तो उसमें आपको लिखना है 75%। जब फलियां पक जाती है ना तब क्या कर लेनी चाहिए, कटाई कर लेनी चाहिए। इसके साथ ही अपन बात करें, दराती या डंडों से पीटते हैं और फिर इसके बाद में क्या करते हैं, उसकी मंडाई करते हैं, कोई भी फसल है उसकी। इसके साथ ही खुदाई के बाद में 7 से 10 दिन तक सुखाकर फली व पत्तियों को अलग कर लेते हैं। इसमें एक और चीज है साथियों कि जैसे कोई भी क्रॉप है तो उसको काटने के तुरंत बाद में क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। काटने के तुरंत बाद में क्या किया जाता है, सुखाया जाता है। जैसे देखते नहीं हो क्या, जैसे बाजरा की फसल है, अपना खेत है, उस खेत में क्या कर देते हैं, उसको सुखा देते हैं। सही। इसके बाद में आता है अपने कि इसके बाद में आएगा अपने कि 90 से 110 दिन में पक कर क्या हो जाती है, तैयार हो जाती है। जो अपनी रबी क्रॉप से लगभग कितना टाइम लेती है, 90 से 100 दिन मान लो, या 90 से 110 दिन में पक कर क्या हो जाती है, नमी हो जाती है। इसके बाद में उनको अपन एक जगह करते हैं, मतलब उनको एक जगह पर कब करते हैं, एक जगह पर किसको, जब अपनी क्रॉप से सूख जाती है, उनमें 14 से 20% नमी होती है ना, तब उनको क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। इसके साथ ही आपको उपज वही प्रति हेक्टेयर लिख के आपको लिखना है। इसके बाद में अपने आता है महत्व। आपको क्या पूछ लिया जाता है, महत्व पूछ लिया जाता है। महत्व में ध्यान से देना, जैसे आपको किसी भी दलहनी फसल का क्या पूछ लिया जाता है, महत्व पूछ लिया जाता है, तो उसमें सबसे पहले लिखोगे राजस्थान में रबी की दालों में किसका, चने का सर्वाधिक लोकप्रिय क्या है स्थान है। सबसे पहला पॉइंट लिख लिया। इसके बाद में चने में आप क्या लिखोगे, प्रोटीन की मात्रा, और इसमें खनिज लवण वगैरह, फास्फोरस, पोटेशियम, जो भी आपको याद है कि इसमें क्या क्या पाए जाते हैं। इसको दाल के रूप में यूज में लिया जाता है। इसकी जो फलियां वगैरह होती है, इसका जो चारा होता है, उसको पशुओं को खिलाने के लिए यूज में लिया जाता है, और बेसन के रूप में यूज में लिया जाता है, मिठाइयां बनाने के लिए यूज में लिया जाता है। तो आपको हर क्रॉप का लगभग क्या होता है, यूज पता होता है। तो वो यूज ही तो क्या है, महत्व है। वो यूज ही तो क्या है, महत्व है। उसमें कितनी कार्बोहाइड्रेट, इसके साथ ही जैसे सीरियल्स में कार्बोहाइड्रेट वगैरह आ जाएगा, वसा वगैरह आ जाएगा, इसके साथ ही प्रोटीन वगैरह, वो सारी चीजें मेंशन करनी है किसमें, महत्व में मेंशन करनी है, इंपॉर्टेंस में क्या करनी है, मेंशन करनी है। इसके बाद में अपने आता है साथियों सॉल्विंग मेथड। सॉल्विंग मेथड में कितनी आर इंटू आर चाहिए, कितनी पी इंटू पी चाहिए, कितनी डेप्थ चाहिए, ये चीजें आपको मेंशन करनी है। फिर आता है वीड मैनेजमेंट। क्या आता है, वीड मैनेजमेंट आता है। वीड मैनेजमेंट में 3 स्टेप आपको लिखनी है, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट आप लिख देते हो। तो वीड मैनेजमेंट में सबसे पहले प्री प्लांटिंग, मतलब बुआई से पहले इसमें स्प्रे करना है नॉन सेलेक्टिव का। अब नॉन सेलेक्टिव कैसे, एक तो होते हैं सेलेक्टिव, एक नॉन सेलेक्टिव। नॉन सेलेक्टिव का मतलब है कि इस खेत में जितने भी खरपतवार, जितने भी है ना घास फूस के खरपतवार वगैरह, उन सभी को क्या कर देते हैं, उन सभी को नष्ट कर देते हैं, उन सभी को नष्ट कर देते हैं। उनको बोलते हैं नॉन सेलेक्टिव, क्योंकि उसमें फसल तो है नहीं, इसलिए नॉन सेलेक्टिव का प्रयोग करते हैं प्री प्लांटिंग के रूप में। फिर आता है प्री इमरजेंस, मतलब अंकुरण होने से पहले ब्यूटाक्लोर का प्रयोग करते हैं। पोस्ट इमरजेंस, अंकुरण होने के बाद में 2,4-D का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। अगर आपको पूछ ले बाई विधि का प्रयोग कौन से खरपतवारनाशी को खेत में यूज करने के लिए लेते हैं, तो 2,4-D आ जाएगा। खड़ी फसल में जब अपन खरपतवारनाशी का यूज करते हैं ना, उसको लेबाई प्रयोग कहते हैं। इसके बाद में प्रिपरेशन ऑफ लैंड फील्ड आ जाएगा। इसमें कि खेत की तैयारी किस प्रकार से करते हैं। अगर ये भी आपको पॉइंट पूछा जाता है तो इसमें आपको लिखना है 2 से 3 जुताई देसी हल से करके मर्दा को भुरभुरी बनाना है, और पाटा लगाकर भूमि को क्या करना है, समतल करना है। साथियों किसी भी अपनी क्रॉप का कितने भी पॉइंट आपको पूछ ले, ये सारे पॉइंट इस प्रकार से आप लिखोगे। अब आपने देखा होगा कि इसमें ज्यादातर अपने को क्या याद रखनी है, बॉटनिकल नेम वगैरह, मतलब इंट्रोडक्शन वगैरह याद रखना है। इसके बाद में उसकी बीज दर याद रखनी है। बीज दर के बाद में आपको क्या रखनी है, उपज याद रखनी है, और किस्में याद रखनी है। क्या याद रखनी है, किस्में याद रखनी है। मैंने ये 4-5 पॉइंट ही आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। इसके अलावा तो सारा कॉमन हो ही रहा है। अब कि सर इसका जो चार्ट है वो कहाँ पर हमारे को मिलेगा, ये आपको ऐप पर मिल जाएगा। कहाँ पर मिल जाएगा, ऐप पर मिल जाएगा। ये पूरा चार्ट आपका
बना हुआ है। अब की सर ऐप पर जो मिलेगा उसकी सारी इंफॉर्मेशन आप सुन लेना, क्योंकि पहले आप सुनते नहीं हो, इसके बाद में आप कंफ्यूज होते रहते हो। देखो सबसे पहले मैं बता देता हूं, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने जो व्हाट्सएप नंबर मैंने दिए हैं, व्हाट्सएप नंबर दिए हैं, इसके अलावा इन नंबरों पर भी कर सकते हो, 9672634845, इन नंबरों पर भी व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, आपको लिंक वगैरह मिल जाएगी। सबसे पहले क्या करना है, अगर एंड तक आपको स्टडी मटेरियल चाहिए तो आपको ऐप डाउनलोड करना है। ऐप है ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से। किस नाम से है? ब्राइट एग्रो क्लासेस के नाम से है। इन नंबरों पर मैसेज कर देना, मैसेज करते ही आपको लिंक भेज दी जाएगी ऐप की। ऐप की लिंक पर आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा। सही। अगर मैं बता देता हूं कि एंड तक अगर सारी सब्जेक्ट्स आपको पढ़नी है तो उसका मैं बता देता हूं कहां पर मटेरियल मिलेगा। देखो जैसे ही आप ऐप को खोलोगे, ऐप को खोलने के बाद में आपको इंटरफेस नजर आएगा, उसमें आपको कर्सक 4.0 बैच मिलेगा। कर्सक 4.0 बैच मिलेगा कि सर ये पेबल है क्या, मतलब इसके कुछ चार्ज लगेगा क्या? मैं बता देता हूं, इसका 199 चार्ज है, 20 रुपए पर सब्जेक्ट है। अगर एंड तक आप कंप्लीट मटेरियल देखना चाहते हो, पीडीएफ वगैरह, पेपर सॉल्यूशन, वो भी मैं बता दूंगा क्या क्या चीजें अवेलेबल होगी, कंप्लीट देखना चाहते हो तो 20 रुपए पर सब्जेक्ट आपका क्या लगने वाला है, चार्ज लगने वाला है। और उसमें कुछ भी नहीं है, ओनली जो अपने सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट्स का अगर सभी सब्जेक्ट्स का अपन एक साथ लेना चाहते हैं तो ये जीएसटी वगैरह पे होती है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर कि सर हमारे को क्या क्या मिलने वाला है इसमें। जैसे ही आप इसके इंटरफेस को खोलोगे, खोलने के बाद में ऑल पेपर सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, ऑल पेपर सॉल्यूशन, जिसमें सबसे पहले अपने किसका आ जाता है, अपने आ जाता है एजीकॉन का, इंजीनियरिंग का, एग्रोन 221 की ये पीडीएफ मिल गई। इसके बाद में सभी का क्या है, पेपर सॉल्यूशन है। इसके बाद में आप जैसे ही नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो इसमें एसकेन का फोल्डर है, अगर एसकेन की स्टूडेंट हो तो एसकेन पर क्लिक करना। इसके बाद में इसमें सभी सब्जेक्ट्स के, मतलब जितनी भी अपनी सब्जेक्ट्स हैं उनके सभी के ऑल नोट्स एक जगह पर है। सबसे पहले क्या है, ऑल नोट्स एक जगह पर है। इसके बाद में सिलेबस एनालिसिस की वीडियो है और सभी सब्जेक्ट्स के टॉपिक वाइज क्लासेस, टॉपिक वाइज क्या है, नोट्स है, टॉपिक वाइज क्लासेस, टॉपिक वाइज नोट्स है। और वो भी कितने में साथियों, 199 में। कितने में? 199 में। अगर आपको अच्छे तरीके से तैयारी करनी है, सारी चीजें देखनी है तो ये सारी चीजें मिल जाएगी, फॉर्मेट वगैरह सब कुछ आपको वहां पर क्या हो जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा। और अगर ऐसी ही वीडियो आप आगे भी लगातार देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, सभी साथियों को शेयर करना, और कोई भी डाउट है व्हाट्सएप पर मैसेज करना, कमेंट बॉक्स में मैसेज करना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।